महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। तो ये हमारा थीम 13 है, टर्म 2 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। एंड इट्स अगेन अ वेरी थियोरेटिकल चैप्टर आई वुड लाइक टू से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लर्न करने वाला पार्ट है, समझने का बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज बेसिकली ये ट्रेस कर रहे हैं गांधी जी की हिस्ट्री कि वो इंडिया में आए कैसे, उन्होंने सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी सबसे पहला जो इंडिया में पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने दिया 1916 में बीएचयू में जो उन्होंने स्पीच दी, तब से लेकर कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट तक पूरा उन्होंने नेशनल मूवमेंट को डेवलप करा, उसका बेस इतना ब्रॉडन करा, वाइडन करा। तो उस बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। इट्स वेरी मच लाइक जो हमने क्लास 10 में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, बट उसका थोड़ा सा डीपर एनालिसिस। ओके, तो देखिए कि ऐसा है, हमने देखा है कि जो भी नेशनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म है, हम उसको कई बार एक सिंगल पर्सन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे हम गैरीबाल्डी का बोलते हैं कि मेकिंग ऑफ इटली में उसका हाथ है, या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ वो रिलेट कर लेते हैं, या वियतनाम वार को हम हो ची मिन के साथ रिलेट कर देते हैं। तो उसी तरीके से इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस को हम लोग मेजरली महात्मा गांधी के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम आज़ादी की लड़ाई या इंडियन फ्रीडम या नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा कुछ भी अगर हम बोलते हैं ना, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो हमारे सभी के दिमाग में एक वर्ड, एक नाम जरूर आता है, वो है महात्मा गांधी, बिकॉज ही वॉज लाइक अ सेंट्रलाइज्ड फिगर। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी वॉज द ओनली वन हु डिड, और बहुत सारे वो थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, लेकिन महात्मा गांधी का रोल जो था उनका ये था कि उन्होंने पूरी कंट्री को यूनाइट करा है और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल को साथ में लाने का काम उन्होंने करा। क्योंकि गांधी जी ये समझ पाए थे कि इफ़ वी वांट नॉन वायलेंट तरीके से अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इसके लिए वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। सो वेदर दे आर मुस्लिम्स, वेदर दे आर द अनटचेबल्स, हरिजन्स, ऑल religion or caste or different groups of people, whether they are Bengali speaking or Marathi speaking, etc etc। तो गांधी जी का काम था कि चाहे कोई भी हो, साथ में आके हम लड़ेंगे, तभी हमको स्वराज मिलेगा। ओके, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में 1915, जब गांधी जी जनवरी 1915 में वो इंडिया में रिटर्न हुए, तब से लेकर 1948 तक, जब तक उनकी डेथ हुई 30 जनवरी 1948 व्हेन ही वाज किल्ड बाय नाथुराम गोडसे, तब तक हम उनका थोड़ा सा एक एनालाइज करेंगे, गांधी जी कैसे पीपल्स लीडर बने, कैसे उन्होंने इस नेशनल मूवमेंट को इतना ब्रॉड बेस करा, एक्सेट्रा। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट सोर्सेज पढ़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं उनकी लाइफ को स्टडी करने के लिए। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अबाउट द नेशनल मूवमेंट, बट महात्मा गांधी जी हमारे इसमें सेंट्रल पॉइंट है, गांधी जी। ओके, उनकी लाइफ, उनकी एक्टिविटीज़, थोड़ा सा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे हम ग्रेटर एनालिसिस करेंगे। क्विकली ये पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, साबरमती रिवर पे जब डांडी मार्च गांधी जी दे रहे थे, मतलब डांडी मार्च के टाइम पे देखिए कितनी लाइक पीपल वुड कम इन थाउजेंड्स टू हियर गांधी जी स्पीचेस, इतनी पॉपुलैरिटी। सो ही वाज लाइक द लीडर ऑफ द नेशन, he was so popular। okay, a leader announces himself। देखिए, जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी वो 2 decades के बाद, यानी कि 20 साल बाद वो एब्रॉड से वापस आते हैं। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका गए थे, जहाँ पर वो एक लॉयर बने, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ बहुत ही कमेंडेबल सा काम किया है, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने फाइट किया है। इस वजह से साउथ अफ्रीका में वो थोड़े से रिकग्नाइज थे। नेल्सन मंडेला जो थे वो काफ़ी फैसिनेटेड थे गांधी जी से, तो साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, बिकॉज व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग हिज लॉ, बिकमिंग अ लॉयर, तब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। ओके, तो वो 20 ईयर्स बाद जनवरी 1915 में वापस इंडिया रिटर्न करते हैं। ठीक है, और चंद्रन देवनेसन, एक जो हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला है कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। ठीक है, इसका मतलब कि ये चंद्रन का कहना ये है कि महात्मा गांधी, महात्मा कैसे बने? साउथ अफ्रीका की वजह से। द मेकिंग ऑफ द महात्मा जो हुआ है वो साउथ अफ्रीका की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट रोल वहाँ प्ले करा
तब उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, और फिर जब उन्होंने BUHU में अपनी 1916 की स्पीच दी, वो इतने पॉपुलर हो गए उसके बाद से, एंड देयर वाज नो एंड टू हिज पॉपुलैरिटी आफ्टर दैट। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी ने अपनी नॉन वायलेंट एक अलग टेक्निक का, इट वाज न्यू। हमेशा से इतनी हिस्ट्रीज में हम कितने नेशंस के पढ़ते हैं कि टू गेट फ्रीडम या लिबर्टी, इक्वालिटी टाइप की कोई भी उसके लिए ऑपरेशन को दूर करने के लिए दे हैव ऑल फॉट आर्म स्ट्रगल, वेदर इट इज़ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेदर इट्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और हम सब जगह पढ़ते हैं कि आर्म स्ट्रगल हुआ इंडिया में, रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन इट वाज समथिंग न्यू। ये नॉन वायलेंट टेक्निक्स जो गांधी जी ने यूज़ करा था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम से लड़ने के लिए, दिस वाज समथिंग न्यू, एंड साउथ अफ्रीका में ही वाज वेरी पॉपुलर फॉर दैट। ठीक है, लेकिन जब 1915 में गांधी जी रिटर्न हुए, तब जब वो छोड़ के गए थे जैसा इंडिया को, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। 1893 में व्हेन ही लेफ्ट इंडिया, तब से लेकर 1915 का इंडिया काफ़ी बदल चुका था, बहुत। ठीक है, तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, लेकिन एक पॉलिटिकल सेंस में उसका एक ग्रेटर स्टैंड था, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, वो इतना सप्रेस्ड नहीं था, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं पर वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो हमारे फोर्सेस और एक कहीं ना कहीं इंडिया की आइडेंटिटी थोड़ी सी एक लेवल अप नॉच करके पूरी कंट्री के सामने, मतलब पूरे वर्ल्ड के सामने थी। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, और बहुत सारे सिटीज़ एंड टाउन्स में उसकी ब्रांचेस थी, और स्वदेशी मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। तो मतलब 1905-1907 के टाइम पर जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसने मिडिल क्लासेस को, और मिडिल क्लास कौन थे, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे। देखो, रिच एलीट जो होता है वो एक लिमिटेड सेक्शन होता है, उसी तरीके से पुअर जो है वो भी एक लिमिटेड सेक्शन होता है। जो मेन चंक होता है ना किसी भी कंट्री की सिटीजनरी का, वो मिडिल क्लास होता है। तो उन लोगों को भी स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेने लगे थे। ओके, और उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक was from महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल was from Bengal, and Lala Lajpat Rai was from Punjab. So बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल बंगाल, एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से बोले जाते थे, एंड दे वर वेरी पॉपुलर। ओके, ये यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, एंड दे वर वेरी पॉपुलर। ओके, एंड इंडियन स्ट्रगल में काफ़ी फोर फ्रंट में थे, वो ऑल इंडिया कैरेक्टर को कन्वे करते थे, उनके स्ट्रगल मतलब उनका एक रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ थे वो। ठीक है, और क्यों थे उसका एक रीज़न ये था कि देखो तीनों अलग अलग एरिया से थे, महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब, दीज वी आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वे आर बहुत ही कल्चरली डिफरेंट है, जोग्राफिकली डिफरेंट है, सोशली डिफरेंट है, पॉलिटिकली डिफरेंट है, बहुत अलग है एक दूसरे से। तो ये तीनों जब साथ में आके एंड स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और इतने फेस थे, तो वो एक तरीके से देखा गया था कि इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, कि दो वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी आर स्टिल वन, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री। तो ये काफ़ी ये लीडर्स जो थे वो मिलिटेंट ऑपोजिशन कहते थे कि थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, थ्रू वायलेंस, इट इज़ दैट वी कैन फाइट दीज द ब्रिटिश कॉलोनीज, द ब्रिटिश रूल, राज को फाइट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन का यूज़ करना बेहतर होगा, ऐसा लाल बाल पाल कहते थे। और एक और ग्रुप था मॉडरेट्स, जो कि एक ग्रेजुअल और परसुएसिव अप्रोच प्रेफर करते थे, कि नॉन वायलेंट थोड़ा सा अप्रोच, की इतनी आर्म स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन एंड एग्रेशन एंड वायलेंस के बजाय भी हम थोड़ा सा और डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 1905 में, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पास हुए थे। तो उस मॉडरेट्स का कहना था कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में पार्ट ले लो, या इलेक्ट हो जाओ, या सर्विसेज में कोई हाई रैंक पे चले जाओ, उस तरीके से टू उस तरीके से हम लोग उनसे फ्रीडम पा सकते हैं। मॉडरेट्स थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते थे। और ये मॉडरेट्स में उनके मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के मेंटोर, और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गुजरात से एक लॉयर थे गांधी जी की तरह, और ही वाज ट्रेन्ड इन लंदन। ओके, ही वाज ट्रेन्ड इन लंदन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो गांधी जी एक्नॉलेज पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों एक तरीके से गांधी जी के मेंटोर्स थे। ओके, तो इन्होंने
मॉडरेट्स ने गांधी जी को रिकग्नाइज किया, और गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस पर ही गांधी जी ने इंडिया रिटर्न करने के बाद पूरे 1 साल पूरे ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवल करा. वेरी इंपॉर्टेंट, ही डिड नॉट जस्ट ट्रैवल इंडिया बट ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम का इंडिया कैसा था, क्योंकि जब वो 20 ईयर्स पहले इंडिया को छोड़ के गए थे, इट वॉज वेरी डिफरेंट. ओके, उनका सबसे मेजर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो था वो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फरवरी 1916 में था, जहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दी थी. ओके, और यहाँ पर एक बस फोटो क्विकली देख लेते हैं. महात्मा गांधी इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका फरवरी 1908. देखिए गांधी जी बिल्कुल कैसे, आप कंपेयर कीजिए 1908 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी का डिमीनर कैसा था. वो सूट पहने हुए हैं, बिल्कुल वेस्टर्न लुक उनका दिख रहा है, मतलब एक अलग टाइप का दिख रहा है. आप कंपेयर करिए हमारी ट्रेडिशनल गांधी जी के व्यू से, द मैन इन अ सिंगल धोती विद अ स्टिक एंड वर्किंग फास्ट, एक कितना अलग टाइप का व्यू हमें देखने को मिलता है गांधी जी का. तो जब हम ये बनारस BHU की में जो स्पीच दी थी गांधी जी की उसकी बात करें, तो यहाँ पे जितने लोगों को इनवाइट किया था उसमें थे द प्रिंसेस एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स whose donations had contributed to the founding of the BHU. क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि BHU के इनॉग्रेशन में जनरल मास नहीं थी इंडिया की, एक रिच सिलेक्टेड एलीट थी जिन्होंने BHU की फाउंडेशन में डोनेशन दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था. सो दे वर रिच, दे वर पावरफुल, दे वर इन्फ्लुएंशियल. उन लोगों को इनवाइट किया था और उनके सामने गांधी जी ने स्पीच दी. और उसी के टाइम पे वहाँ पर एनी बेसेंट प्रेजेंट थी, जो कि कांग्रेस की एक जानी मानी इंपॉर्टेंट लीडर थी. और इनके कंपैरिजन में जो इतने रिच इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, एनी बेसेंट, इनके कंपैरिजन में गांधी जी उस टाइम पे रादर अननोन थे. बिकॉज साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की थी, बट इंडिया में अभी तक उन्होंने कोई बहुत मेजर मूवमेंट को लीड नहीं किया था. इट वॉज ओनली एन ईयर. जनवरी 1915 में गांधी जी ने रिटर्न किया और फरवरी 1916 में स्पीच दी. तो 1 साल में उन्होंने कोई बहुत अपना अपने आप को नोन नहीं करा था इंडिया में. तो इन डिग्निटरीज के कंपैरिजन में गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पर स्पीच दी थी. एंड इनकी स्पीच इतनी मूविंग थी. इनकी फर्स्ट गांधी जी के फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में BHU में जो उन्होंने स्पीच दी है, इट वॉज रियली रियली कमेंडेबल. बहुत ही ब्रेव स्पीच हम कह सकते हैं. कैसे देखते हैं. इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि वो सीधे सीधे जितने इन्फ्लुएंशियल लोग, जितने रिच एलीट इंडियन लोग थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया यार. मतलब कैसे अटैक कर दिया? विथ अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर. मतलब सीधे कह दिया कि आप यहाँ बैठे हो, ओके, आप अपने इंडियंस का ध्यान नहीं रख रहे हो. वो गरीब है, वो पुअर है, वो मेहनत कर रहे हैं, पेजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, यू जस्ट सिटिंग हियर. तो उन्होंने सीधे कह दिया कि ये सर्टनली मोस्ट गॉर्जियस शो है. आप समझ सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से कहा. इट्स वेरी गुड वॉचिंग ऑल ऑफ यू पीपल सिटिंग हियर एंजॉइंग इट, बट दिस इज नॉट द रियल इंडिया. ये सिर्फ कुछ सेक्शन, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल है. दिस इज नॉट द एक्चुअल इंडिया. द मिलियंस ऑफ पुअर्स जो आज यहाँ पर आए नहीं है, दोज आर द रियल इंडियंस. दैट इज द रियल फेस ऑफ इंडियंस. ठीक है, गांधी जी told the privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India. तो वो यही कहते हैं कि आप जब तक इंडिया फ्री नहीं हो पाएगा, जब तक इंडिया को स्वराज नहीं मिल पाएगा, जब तक आपने जो ये ज्वेलरी पहन रखी है ना, जो आप इतने बड़े हैं, आप इतने डिग्निफाइड है, उसको निकाल के जब तक आप अपने बाकी इंडियंस में, फेलो इंडियंस में विश्वास नहीं करेंगे, वो पुअर है तो क्या हुआ, दोज आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जब तक उनमें विश्वास नहीं करेंगे, उनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इंडिया कैन नॉट बी फ्री. ओके, ऐसा उन्होंने बहुत कुछ कहा. देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस. He went on, if we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of results of their labor, our salvation can only come through the farmer. Neither the lawyers, nor the doctors, nor the rich landlords are going to secure it. तो उन्होंने सीधे आके, मतलब पहली स्पीच में आके, where he was not very known, गांधी जी, एनी बेसेंट, इतने रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने, he was not so much dignified as compared to them in India. इंडिया में अभी तक कोई बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने करा नहीं था. एंड आप जैसे उन्होंने he just straight forward he said what he thought of.
that this is not real India that I am seeing in front of me. It's a good show that you have put up. You rich, you are all rich and influential people, but you will have to connect with your fellow Indians, the masses, the poor. Then, only then can India gain freedom. ओके ये छोटा सा ये देखते थे महात्मा गांधी इन कराची मार्च 1916. ये देखिए ये रहे गांधी जी यहाँ पर, यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है ये रहे गांधी जी. ओके ही सिटिंग राइट हियर. ये देखिए ये हमको यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक देखने को मिल रहे हैं. हियर दिस इज बाल गंगाधर तिलक. द ओपनिंग ऑफ द BHU वाज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इंडियन मनी से और इंडियन इनिशिएटिव से सस्टेन की गई थी. इसमें ब्रिटिशर्स का रोल इतना नहीं था, ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर हुकूमत नहीं था. तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन था, बिकॉज इट्स लाइक इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स इंडिया डूइंग समथिंग ऑन इटसेल्फ. लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन मतलब वो उस टोन के बजाय गांधी जी ने रादर एक स्ट्रिक्ट टोन उन्होंने चूज किया और उन्होंने सीधे चार्ज किया दैट यू नीड टू इंक्लूड योर फेलो इंडियंस, योर पुअर, योर फेलो पुअर, या फिर जो फार्मर्स है, जो पेजेंट्स है, जो वर्कर्स है, जो एक्चुअल में लेबर कर रहे हैं. ओनली देन कैन इंडिया बी. अब जो गांधी जी की जो स्पीच थी ना, ये एक लेवल पे तो एक यू नो वो थी कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक यू नो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि नेमली दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एलीट फिनोमिनन. मतलब एक इसका मतलब ये कि बनारस में जो इन्होंने खोली थी, रिच इन्फ्लुएंशियल जो एलीट ने ये खोली थी, इट वाज अ वेरी बिग थिंग. तो एक तरफ तो वो ये हो गया, लेकिन दूसरी लेवल पे वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि हाँ आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपने ये खोली है, ऑल दैट. लेकिन उनका वो एक इंटेंशन इसके थ्रू बोलना चाह रहे थे कि गांधी जी यही चाहते थे कि इंडियन नेशनलिज्म को और ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है जब सभी इंडियन साथ में मिलके आएंगे, इंडियन पीपल एज अ होल. ओके, इन द लास्ट मंथ ऑफ दैट ईयर दिसंबर 1916 में गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. ठीक है, उन्होंने एनुअल कांग्रेस के सेशन जो कि लखनऊ में दिसंबर 1916 में हुआ था, वो एक पेजेंट उनके पास आए थे चंपारण बिहार से, और उन्होंने उनको बताया था कि कैसे ब्रिटिश जो है वो उनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि वो इंडिगो उगाए. यू नो मैं बैक स्टोरी बता रही थी कैसे उनको फोर्स किया जाता था पेजेंट्स को चंपारण बिहार में. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप इंडिगो ही ग्रो करो ताकि वो इंडिगो को एक्सपोर्ट कर सके ब्रिटेन लो प्राइस में, और वहाँ पे जाके हाई प्राइस में सेल कर सके. तो प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मिल रहा था इंडिगो से. तो वो फोर्स कर रहे थे चंपारण बिहार में, इस वजह से हो रहा था कि बहुत फेमाइन्स आ रही थी, क्योंकि पूरा लैंड इंडिगो के उसमें जा रहा था. एंड प्लस इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एंड थोड़ा सा वो लगता है, जिस वजह से लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. तो और फिर उसके बाद रेवेन्यू बहुत हाई था. यू नो उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो उगाओ. पैसे उनको कम मिल रहे थे, उनके जो भी उगा रहे थे उसके पैसे बहुत कम मिल रहे थे, क्योंकि इतने लार्ज लेवल पे उसका प्रोडक्शन हो रहा था. लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी, साथ ही साथ यू नो फूड और सीरियल्स और इनकी प्रोडक्शन कम हो रही थी, और रेवेन्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा था, उन पेजेंट्स को देना पड़ रहा था. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी. तो लखनऊ के सेशन में दिसंबर 1916 में एक पेजेंट आते हैं चंपारण से, फ्रॉम चंपारण, एंड ही अप्रोचेस गांधी जी और उनको बताते हैं, कंडीशन के बारे में बताते हैं. एंड दैट्स व्हेन 1916 में गांधी जी अपने फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में लॉन्च करते हैं, जो कि चंपारण बिहार में होता है, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन.